खैर में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा का जो वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट है उससे मुतालिक एक सवाल यहाँ पर उठा था कि हुकूमत से भी उन्होंने मौक़िफ़ मांगा था, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने मौक़िफ़ नहीं दिया। इस पर मायज़ा अमीन साहबा, आप नहीं समझती कि अगर तमाम चीज़ें बिल्कुल सही हैं और तमाम कानूनी तकाजे भी पूरे हुए हैं इमरान खान की सज़ाओं में, जो कि राना सनाउल्लाह साहब ऐसे नहीं समझते, उनका ये बयान मौजूद है, और अगर तमाम चीज़ें ठीक हैं तो इसका जवाब देना हुकूमत ने क्यों मुनासिब नहीं समझा अक़वाम मुत्तहिदा को? देखिए, मेरा ख्याल है कि इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए एक ऐसे वर्किंग ग्रुप की जो है मेजॉरिटी की जो ओपिनियन है उसको पाकिस्तान क्यों इम्पोर्टेंस दे। पाकिस्तान एक मुल्क है, मैं फिर कहूँगी एक एटमी मुल्क है। पाकिस्तान की डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान की जमहूरियत है, पाकिस्तान का की मेजॉरिटी वोट्स हैं, पाकिस्तान की एक ओपिनियन है, पाकिस्तान की एक स्टैंडिंग है बैनुल-अक़वामी तौर पे। तो हमें क्यों इस चीज़ का एक वर्किंग ग्रुप का रिस्पॉन्ड देना चाहिए, उसको क्यों देनी चाहिए, मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकती। दूसरा ये कि देखें, जब रिस्पॉन्स का वक्त आया था इनके वर्किंग ग्रुप का या जो भी है वो गाज़ा पे देते, पैलेस्टाइन पे देते, या कोई बात होती, कोई उस पर कोई आवाज़ उठाने वाला होता, पूरी दुनिया जो है वो जो जुल्म सितम हो रहा है उस पर चीख उठी है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मैं नहीं समझती कि इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। हाँ, इसका बैकग्राउंड ज़रूर आवाम को पता होना चाहिए कि लॉबीज फर्म भी होते हैं, लोग जो है, कोई इमरान खान साहब पॉपुलर नहीं है, कोई इमरान खान साहब पावरफुल नहीं है, सिर्फ कुछ पाकिस्तानी जो हैं जो वहाँ पे पैसे वाले होते हैं वो कुछ लोगों को पैसे दे देते हैं, ये लॉ मेकर्स को या ये जो ओपिनियन मेकर्स होते हैं, वो आगे जाके जो है वही चीज़ को जो है वो बेच देते हैं। तो ये चीज़ जो है ये आप पाकिस्तानियों को भी अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि पाकिस्तानी जो हैं उनकी पाकिस्तानी सिटीजनशिप भी है। आप क्यों पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं बाहर के ममालिक में, जब आपका जो फॉर्मर वज़ीर आज़म है वो चोरी में पकड़ा गया है, तोशा खान ये चोरी में पकड़ा गया है, उसको जेल में इसलिए डाला है, उस पर कौन सा जुल्म हुआ है जो वो जेल में चला गया है। तो एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला जो बंदा है उसको वो कहता था मैं तो अमेरिका के सामने एब्सोल्युटली नॉट कहता हूँ, तो अब जाके वो अमेरिका को ही कह रहे हैं कि जी वो हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। आज वैसे उन्होंने कहा कि मैं भी इस एब्सोल्युटली नॉट वाले मौके पर खड़ा हूं। आज उनकी जो जर्नलिस्ट से बात हुई है जेल में अडयाला में, उसमें उन्होंने भी कहा। मैं आपको एक और बात बताऊं, देखें, इमरान खान ने तो क्लेम किया था कि वो एब्सोल्युटली नॉट, इमरान खान साहब ने तो कहा ना कि मैं एब्सोल्युटली नॉट कह दिया अमेरिका को, और मैंने उन्हें बता दिया कि हम एक खुद मुख्तार मुल्क हैं, पता नहीं क्या क्या स्टेज पे झूठ बोलते रहे। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने तो एक्चुअली करके दिखाया था ना, जब धमाके किए थे उस वक्त अमेरिका को कहा था, बता दिया था ना कि हम लोग जो हैं खुद मुख्तार मुल्क हैं, चाहे उनको अपनी इसकी कीमत जो है वो कुर्सी से उतारा गया। अब जो जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है वो 8 फरवरी और जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है वो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं। लेकिन इस पे रुखड़ी साहब, एक कोर्ट में केस चल रहा है, उसमें जस्टिस अतरम मिनल्ला साहब ने पिछले दिनों ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के हवाले से बात की थी। आज उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी की है। जरा सुनिए आज जस्टिस अतरम मिनल्ला साहब ने क्या रिमार्क्स दिए हैं। During these proceedings, one thing has become absolutely obvious, that there has been a grave constitutional violation by excluding a political party on the basis of misinterpretation of the provisions and a judgment of this court. Indirectly, this apex court would be validating a grave constitutional violation and thus invoking the doctrine of necessity again. रोखड़ी साहब, आपने सुना, वो कह रहे हैं कि एक तो ये वायलेशन हुई आइन की, दूसरा वो कहते हैं कि ये एपेक्स कोर्ट क्या उसको वैलिडेट करेगी, और अगर ऐसा करेगी तो ये तो फिर नेसेसिटी ऑफ, ये डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी जो है वो दोबारा से इन्वोक हो जाएगा। ये उन्होंने किसको कहा है, आपको और मुझे कहा है? नहीं, किसको कहा है? ये उन्होंने अपने साथ वाले अपने साथियों को सुनाया। अच्छा। और आई कंसिडर अगेन कि पॉलिटिकल बायस्ड जो ओपिनियंस होते हैं एट दिस मोमेंट, मैं उनके ऊपर क्या कलाम करूं और क्या बोलूं, किस तरफ जाऊं। हम ये चाहते हैं कि जुडिशल सिस्टम ऐसा हो कि वो पॉलिटिकल बायस्ड ना हो,
और वो इतना 2+2 4 के ऊपर चले कि पाकिस्तान बचे और पाकिस्तान आगे तरक्की अगर एक जज साहब ये राय देते वो उनकी राय हैं है। कि आइन की खिलाफ वर्जी हुई है नहीं, 8 फरवरी मैं वही को, तो कह आप उसको पॉलिटिकल बाइस कैसे कह सकते हैं? मैं नहीं समझता उन्हें कि आइन की खिलाफ वर्जी हुई है। आप नहीं समझते? मैं एज ए पॉलिटिशियन वो समझते हैं। वो समझते हो तो फिर आप उन पे अलेज क्यों कर रहे हैं? मैं नहीं कर रहा हूं, ये आप कह रहे हैं। मैं आप कह रहे हैं ना कि बाइस पॉलिटिकल बाइस मैं ये कह रहा हूं कि चीजें चल रही हैं। मेरे मुंह से आपने कई ऐसी कोई लूज चीज सुनी है? मैं अजहर सिद्दीकी साहब जिन दोस्तों को कहता हूं कि मैं असगर खान रोखड़ी का बेटा हूं, एक बड़े वकील का बेटा, तो आधी वकालत हमें भी पता है कि कौन सी बात कहां करनी है। देखिए काम हुआ क्या, 4 साल की गवर्नमेंट में इट वॉज अ कंप्लीट फेलियर ऑफ इमरान खान, एक कंप्लीट डिजास्टर था। उसके बाद खेल खेला गया, उसने कहा मैं खेलूंगा और खेल खेला गया। 3 काम उसने बहुत कमाल के किए, मैं व्यवस्था उससे जोड़ रहा हूं, गुज़श्ता से व्यवस्था। 3 काम बहुत कमाल किए उन्होंने। लॉबिंग फर्म्स टॉप की हायर की। इन्होंने कहा कि मवाद जो है ना उनके पास, अक़वाम मुत्तहिदा के पास ना ऐसा था कि कमाल था। वो भाई कौन देने वाला था मवाद? अक़वाम मुत्तहिदा इतनी कमाल की कि उसको मवाद एक एक चीज का मिले, मवाद प्रोवाइड। नंबर 1 फॉर्म आपने कहा, फॉर्म जिन्होंने कमाल किया। नंबर 2 काम इन्होंने सोशल मीडिया को, ठीक है, इन्होंने कमाल इस्तेमाल किया और उसके अंदर डिसेप्शन और डिसइंफॉर्मेशन का इन्होंने जो काम किया, और फिर दूसरी दुनिया के पाकिस्तानियों के दिमागों को तीसरा काम इन्होंने एक और कमाल किया। इन्हें पता था कि हमने जो कमाल किए हैं ना आगे हमने फंसना है। फिर उन्होंने इस मुल्क के टॉप प्रोफेशनल लॉयर्स को पॉलिटिशियंस में कन्वर्ट किया। अच्छा, और अच्छा काम किया। यही तो कह रहा हूं, ये 3 ऐसे काम किए कि जिसके ऊपर वो 4 साल की हर गंदगी, वो 4 साल का जो तबाही थी गवर्नेंस की, चाहे इकोनॉमी है चाहे हर चीज, हम पार्टी में थे ना। आप कहते हैं कि जेन्युइनली वो पब्लिक में मैसेज में मकबूल नहीं है? मकबूलियत और चीज है, पॉपुलिज्म इज समथिंग एल्स। फिर 4 साल की गवर्नमेंट के वक्त जब हम थे ना, उस वक्त मुकम्मल पार्टी गालियां निकाल रही थी और मुकम्मल पार्टी तंग आ चुकी थी अवाम समेत। सही है। लेकिन उसके बाद खेल खेला गया और पाकिस्तानी कौम है, इसके साथ खेल शॉर्ट टर्म मेमोरी है। खेल खेलें, जो मर्जी खेल खेलें, फिर जो मर्जी अच्छा खेल खेलें। पाकिस्तानी अवाम झांसे में आ गए, 8 फरवरी झांसे में आई हुई है अभी तक। अच्छा। एक बहुत बड़ा तबका, लेकिन अभी चीजें खुल रही हैं। एब्सोल्युटली नॉट भी खुल रहा है, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का नारा भी खुल रहा है, अमेरिका के हम खिलाफ हैं वो भी खुल रहा है। आज कौन किसके साथ कहां पर खड़ा हुआ है मेरे साथ। फिर आप ये समझते हैं रोकड़ी साहब के जमहूरी सिस्टम जो है वो तो फिर सोसाइटी को सूट ही नहीं करता? देखें, अगर किसी के लोगों को माउफ करके दिमागों को जो है वो आप किसी तरह से अप्रोच करके उनसे वोट ले लें, तो ये तो फिर आप जमहूरियत तो इस तरह नहीं चल सकती। हुआ ना, आपने दीन, ये तो बहुत बड़ा सुकुम है जमहूरियत है ना सर, हमारी कौम में सुकुम है। तो सर फिर इलेक्शन तो सूट ही नहीं करते। मेरी बात सुनिए ना, आप फिर एक्सट्रीम पे जा रहे हैं। हम एक्सट्रीम राइट से एक्सट्रीम लेफ्ट पे नहीं जाते। हम कहते हैं हमने दरमियान ऐसा रास्ता निकालना है जिस पे मुल्क बचे और चले, तो वो रास्ते निकल रहा है। इलेक्शन को पंजाब गवर्नमेंट या केपी गवर्नमेंट आपने तो नहीं उड़ाई थी, आपने खत्म नहीं की थी, उसने सारी गवर्नमेंट्स अपनी खुद खत्म की हैं। उसको जब बैठना चाहिए था अपोजिशन के अंदर, उसने कहा नहीं बैठूंगा, और उसने ये मूवमेंट खुद शुरू की। उसने हकीकी आजादी के नाम के ऊपर कि जी हम अमेरिका से आजादी ले रहे हैं, और ले लिया अमेरिका से आजादी कांग्रेस जब साथ खड़ी। सर ये तो एनालिसिस हो गया ना आपका इमरान खान के ऊपर, उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी बनाई। ये तमाम, लेकिन रोकड़ी साहब ये इसमें गलत क्या है? ये तमाम वो चीजें जो ऑन ग्राउंड हुई हैं, लोगों के साथ खेला गया। अच्छा। लोग मैच्योर नहीं थे हमारे हल्के जो है ना, जो हम हर जगह इस्लामाबाद नहीं है। ठीक है। जो बच्चा कुहाट बैठा है या मियावाली पहाड़ के ऊपर बैठा है और इसके अंदर इस्लामाबाद में तो सबसे ज्यादा वोट पड़ा है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, पढ़े लिखे लोग हम नहीं मानेंगे ना इस चीज को, हम उसको मानेंगे जो जीता है। 2018 के इलेक्शन में हमें मालूम है कि किस तरीके से फिर इन पर इल्जाम लगते थे, इन के ऊपर किस तरह इल्जाम लगते थे। तो ये ना हो ना कि मेरे लिए हर चीज ठीक और दूसरे के लिए हर चीज गलत। मैं तो ये सुनता रहता हूँ ये चीजें सारी। आपको पता है कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने गजा पे कोई 200 रेजोल्यूशन पास की। चैलेंज कर रहा हूं उनको, जरा दिखाएं ना लाके जरा कौम को। यहाँ गजा के लिए मुजाहरा करने के लिए सेनेटर मुश्ताक गनी सब जाते थे, क्या हाल हुआ? कराची के कोई बता दे, पर्चे दर्ज किए इस मुल्क में। मजाक बना रही हो खुदारा यार, क्या बात कर रहे हो तुम? तबाही कर दी है तुम लोगों ने यार, रूल ऑफ लॉ के नाम पर बैठकर बेवकूफ। आज चैलेंज कर रहा हूं इनको, बताएं कौम को कि गजा पे इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कश्मीर पे क्या किया है। बातें जो मर्जी करते रहे, यहां बैठकर बैठे हैं करते रहे। आपकी इस मीडिया चैनल ने दिखाया, मैंने तो नहीं दिखाया। आज बुला लें मुश्ताक गनी साहब को, बुला लें, आपके सामने आ जाएंगे। कोई एक इन्होंने मुजाहरा होने दिया? किस बुनियाद पे नहीं होने दिया? बातें आप बड़ी कर रहे हैं यहां पर बैठकर, क्यों नहीं होने दिया? उसकी वजह बड़ी वजह ना,
भैया ऑपरेशन रजीम चेंज और क्या था। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामद कहते हैं। हुकूमत बनने के फौरन बाद या इलेक्शन के थोड़े अरसे बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बिजली के बिलों के हवाले से या महंगाई के हवाले से जो बयान दिया था, ज़रा पहले तो आप वो सुन लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। आम आदमी महंगाई के हाथों पिस गया है और दूसरी तरफ एक मुट्ठी भर अशराफिया 90% वसाइल के ऊपर वो उसकी कब्जा हो, तो एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की जो स्पिरिट है, उसके सरियम उसके खिलाफ है। उसके बिजली के मद में 400 रुपए चोरी होते हैं सालाना, उसमें गरीब आदमी का क्या कसूर है? मिली भगत से गरीब आदमी के ऊपर उसका बोझ डाल दिया जाता है। इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है? शहबाज साहब ने फरमाया कि इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है कि गरीब आदमी पर बोझ डाल दिया जाता है और अशराफिया जो है वो मजे करती है। आज भी मायदा हमीद साहबा 200 यूनिट मुफ्त बिजली का आपने इलेक्शन में वादा किया था, लेकिन आज भी अरकान पार्लियामेंट जो है उनकी तनख्वाहों और मरात में इजाफे का बिल पास हुआ है, 200 यूनिट वाला कोई कदम नहीं उठाया गया। तो वादा क्यों किया गया था अगर 200 यूनिट फ्री नहीं करने थे? और ये जो दर्द दिखाया गया था शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, वो फिर किस काम का है अगर अमली तौर पर वो झलकना नहीं था? तो रोकड़ी साहब, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जी ये कहना चाहूंगा, पहले तो मैं एक सदीक साहब की दो चीजें, इन्होंने कहा जी कि रेजोल्यूशन गजा के लिए हमने देखा, रेजोल्यूशन आया नेशनल असेंबली में, तमाम ने पास किया, और ये जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है इन्होंने कहा ना, हम इसको रिजेक्ट करते हैं, ऑन रिकॉर्ड है। दूसरा, जमात इस्लामी ने मुश्ताक साहब की से लाताल्की का ऐलान किया, उन्होंने कहा हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है ये जो हो रहा है डी चौक के ऊपर। तो अगर कोई लाताल्लुकी का ऐलान करते तो आप उसे मारेंगे? गुजारिश मैं कायल हूं कि किसी को हक नहीं है कि वो रोड ब्लॉक करके किसी भी सूरत, झरनों की एक तरीका, आप एहतजाज करें, आपको किसी ने मना नहीं किया। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि इस दौरान जितना पैसा इकट्ठा किया गया, हम जज्बाती लोग हैं, हमारे दिल धड़कते हैं मुसलमानों के लिए, गजा के लिए, वो लाजमी पता किया जाए कि वो कहां है, क्योंकि मैं आपके प्रोग्राम में क्लेम करता हूं कि 1 रुपया भी गजा के अंदर न दाखिल हुआ यहां से न दाखिल हो सकता है। तो वो पता लाजमी किया जाए कि वो कौन सी NGO है। उनका बुनियादी इतराज सादा सा था, वो ये था कि आप इतराज अक़वाम मुत्तहिदा पे कर रहे हैं ना कि वो गजा के लिए कुछ नहीं कर रहा, तो ये कह रहे हैं कि यहां पर गजा के लिए अगर कोई एहतजाज कर रहा है तो आप उसे मार रहे थे। डी चौक के ऊपर दबा के बंद रखा है, हम जो भी जो जाता था दाएं बाएं से घूमता था, डी चौक बंद रहा है 40 आदमियों के साथ, आपके सामने है, परसों खुला है, कितना अरसा बंद रहा है, किसने रोका है? देखिए, बिजली सबसे ज्यादा सफर करता है गरीब आदमी। 200 यूनिट कोई भी फ्री नहीं कर सकता। हाँ, एक टाइम आए, आप रिकवर कर लें, आप पावर सेक्टर को ठीक कर लें, IPP से हमारा कुछ जाने छुटे, हम 200 यूनिट देना इशू नहीं है। उन्होंने किया क्या? उन्होंने 200 यूनिट के ऊपर से तमाम टैक्सेस हटा दिए और 200 यूनिट कम है। मैं समझता हूं इस 200 को उनको इन लोगों के लिए खास मार्क करना कोई इशू नहीं है। हमें नहीं मालूम कि F8 के अंदर रहने वाला और कोहाट या मियावाली के गांव के अंदर रहने वाले का क्या फर्क है। उन लोगों को मार्क करके उनके लिए 300 यूनिट तक करना चाहिए। तो अगले इलेक्शन आखिरी चीज जी, काश हम KP से बिजली चोरी रोक लें। ठीक, 80% KP बिजली का बिल नहीं देता, ऑन रिकॉर्ड है। किसने रोकनी है ये? अब आपकी क्वेश्चन आ गई। उसने कहा किसी ने रोका, मैं आऊंगा, ये सारा कुछ बंद करके रख दूंगा, ये जो बिल है। नहीं, बिजली चोरी रोकने से चोरी रोके कौन करेगी? प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या काम नहीं करेगी क्या? प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जब विफाक का इदारा जाता है तो उसका MP आके वहां पर उसको घसीटता हुआ फेंकता है बाहर। अच्छा, ऑन रिकॉर्ड है, और पर्चा भी नहीं होने देता, और वजीर आला जाकर हमला कर देता है ग्रिड स्टेशन के ऊपर। जी ठीक है, वफाक के इदारा हो गया ना पूरा। जी भी सही है। माइदा साहिबा के पास में जाता हूं, उनको अब आवाज आ रही है। आई एम श्योर कि एक चीज शाहिद खाकान अब्बासी का बयान भी जरा मैं आपको सुनवा देता हूं, फिर दोनों को रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। माइदा साहिबा सुनिए शाहिद खाकान अब्बासी ने इस बजट के बारे में क्या कहा है। आपने 4000 अरब के टैक्स पाकिस्तान के अवाम पर लगाए हैं। पाकिस्तान दुनिया का शायद पहला मुल्क है कि जो आप टैक्स अदा करेंगे उस पर भी टैक्स लगाया गया, बरामदात पर टैक्स लगाना शुरू कर दे। हुकूमत के अपने सेनेटर्स ने सेनेट से लिखकर भेजा कि ये बजट नाकाम। अपने सेनेटर्स ने कह दिया है कि ये बजट नाकाम है। माइदा साहबा, मेरा सवाल आपसे भी वही है जो पहले कर रहा था कि आप कहते थे कि आवाम को रिलीफ देंगे, 200 यूनिट तक का जो है वो फ्री करेंगे,
जैसे इंडिया में होता है और मुल्कों में होता है, और दूसरी तरफ आपने जो अरकान असम्बली हैं उनकी तनख्वाहों मुराद में इजाफे का बिल अभी फाइनेंस बिल में मंजूर कर लिया है। तो ये तो आवाम का तो नहीं सोच रहे आप? देखिए, मैं जो इस दफ़ा बजट आया है उसमें पीपल्स पार्टी हमारा साथ दिया। उन्होंने इसलिए साथ दिया क्योंकि ये हम लोगों ने इलेक्शन सब ने इकट्ठा लड़ा, उसके बाद हमें अगर वो एक अच्छी सजेशन देते हैं पार्लियामेंट में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस तो हम उनको वेलकम करें, वो हमें वेलकम करें। हम सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए मुल्क को जो है वो जो है सफ़र ना कराएं। दैट बीइंग सेड, मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखें, आपको पता है कि ये इमरान खान साहब की ही जो 3 साल में उन्होंने मईशत का हाल किया था जिसकी वजह से नो कॉन्फिडेंस आई थी, नहीं तो मुल्क का इससे भी बुरा हाल हो जाना था। तो उस वजह से जो है आपको पता है कि IMF ने जो है जो शराइत रखी हैं उसकी वजह से बहुत से ऐसे जो अनपॉपुलर डिसीजंस हैं वो इस दफ़ा हुकूमत को लेनी पड़ी। मियाँ शहबाज शरीफ साहब के लिए भी ये आसान काम नहीं था, उन्होंने भी दिल पे पत्थर रख के ये सारे डिसीजंस लिए हैं। उनका भी दिल नहीं करता, हमारी पार्टी का भी दिल नहीं करता कि हम अनपॉपुलर डिसीजंस लें, हम ऐसी डिसीजंस लें जिससे अवाम को जो है नुकसान पहुँचे। किसी भी पार्टी का जो अवामी पार्टी होती है उसका दिल नहीं करता, लेकिन जो सिचुएशन है पाकिस्तान में इस वक्त उसको मद्देनजर रखते हुए जो है जो फैसले किए गए वो बड़ी मुश्किल से किए गए और बड़े अनपॉपुलर। दूसरा ये है कि अगर मिफ्ता इस्माइल साहब को, खाकान अब्बासी साहब को जो है उनके पास इतनी अच्छी सजेशंस हैं तो पीपल्स पार्टी की तरह आके पार्टी को, मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी जानते हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को भी जानते हैं, आके अपनी कोई लुक्रेटिव किस्म की सजेशंस देते। उनका बैकग्राउंड है बिजनेस का, उनको पता हो शायद कि इससे बेहतर बजट कैसे आ सकता था, ना कि ये जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं पॉलिटिकल पॉइंट नवाज शरीफ साहब को वो कैसे सजेशन देंगे? देखिए, आप खाकान अब्बासी साहब की बात कर रहे हैं। खाकान अब्बासी साहब के तो उनके देरपा दोस्त भी रहे और खाकान अब्बासी साहब तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की तारीफ भी करते हैं, तो आई एम श्योर ही हैज़ एक्सेस टू मियाँ नवाज शरीफ साहब, तो ज़रूर जा सकते हैं, जाके सजेशन दे सकते हैं और उनको ज़रूर अगर वो जो है इम्प्लीमेंटेबल हुई या वो जो है वो इम्प्लीमेंट की जा सकती हुई तो हम ज़रूर देंगे। लेकिन ये ठीक है, लेकिन चलिए ये बात तो अंडरस्टैंड करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के वो भी सरबराह हैं, खुश तो नहीं है, मजबूरन करना पड़ रहा है क्योंकि वो अगर खुश होते तो इस बजट को आप 2 मिनट मेरी बात नहीं सुन रहे। कहिए 2 लोगों से मैं 2 लोगों की जगह एक बंदे ने जवाब बात मुकम्मल कर लेना। चलिए कीजिए फायदा से मैं 2 लोगों से फेस कर रहा हूं। चले मेरी बारी है, माइजा साहब कर लेना, झूठ बता सकूं नहीं मुकम्मल कर लेना। चलिए नहीं, आप करें बात करें, मैं तो सिर्फ सोच रही थी कि आधे घंटे से बोल रहे हैं मेरे पीछे मैंने कुछ 2-3 बातें जवाब देने की। चलिए आप बात मुकम्मल कर लेना माइजा साहबा, कीजिए आप। नहीं मैंने कर लिया है, आप बोलने दें। चले ठीक है जी, कहिए। अच्छा, मैं पहले तो रोकड़ी साहब को मैं कह देना बड़ा आसान है, गद्दार, ये बड़ा आसान काम है। मैंने जो पूछा था ना इनसे वो जवाब तो एक रेजोल्यूशन का जिक्र कर दिया, कितने मुजाहरे किए इन्होंने, कितने सड़कों पे निकले। अच्छा, बहाना बना रहे हैं कि जनाब वो तो अभी लोगों का बड़े मसाइल हैं, जो पीछे होता रहा है, जो पीछे लॉन्ग मार्च होते रहे हैं, जो सारी होती रही है वो सब भूल गए। अच्छा, हमें बता रहे हैं कि 3 साल में इस मुल्क का सत्यानाश, वो भाई 85 के प्रोजेक्ट से लेकर आज तक क्या किया इन्होंने। जरा जिस वक्त हुकूमत गिराई थी ना, डॉलर 170 रुपए का था ना, पेट्रोल की प्राइस क्या थी, बिजली की कीमतें क्या थी, और मुझसे पूछने की वजह क्या है। आपको पता है ये बैनर लेके जाते थे, जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी तो वजीर आज़म चोर है। मैंने नहीं कहा, मेरे पे ना इल्जाम लगाइएगा, इन्होंने कहा। मैं आपको वजह बता देता हूं। इमरान खान के दौर में ना अजहर सिद्दीक ने चैलेंज किया था, इस हाकदार के दौर में पेट्रोलियम पे 50% से ज्यादा सेल टैक्स लगता था। इमरान खान ने सेल्स टैक्स 0 पे लेकर आए। इन्होंने पेट्रोलियम डेवलपमेंट के नाम पर अब 80 रुपए पर चला गया है। बंदा पूछे सही कि पिलफरेज रोक नहीं सकते, चोरी आप रोक नहीं सकते। अच्छा, इसी तरह आगे भी चले जाए। वक्त खत्म हो गया मेरे पास, मुझे आपने इन लोगों के सामने रख के इतना टाइम दिया है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।